सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय कई जगह अधूरी या भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, इसलिए सही तस्वीर को नियमों, प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड के संदर्भ में समझना जरूरी है। यहां बात सीधी, साफ और व्यावहारिक रखी जाएगी ताकि आपको यह समझ आ सके कि अभी आपका ईजेप पर क्या असर है, आगे क्या बदलाव संभव है और किस बात पर आपको भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले 7वें वेतन आयोग के समय चक्र और 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन को समझिए। तकनीकी और प्रशासनिक तौर पर 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतन आयोग का समय चक्र पूरा माना जा रहा है और उसी के साथ 8वें वेतन आयोग का नया समय चक्र शुरू होने की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। समय चक्र का शुरू होना और नई सैलरी, नई पेंशन का लागू होना दोनों एक चीज नहीं है। समय चक्र शुरू होने का अर्थ यह है कि नहीं कि उसी दिन से वेतन, पेंशन अपने आप बढ़कर आपके खाते में दिखने लगेगी। नया वेतन तब लागू होता है जब कुछ जरूरी चरण पूरे हो जाएं। आमतौर पर प्रक्रिया यह होती है, सबसे पहले आयोग का गठन होता है, फिर आयोग अपना बाथर दिखाएंगे, अध्ययन करता है, कर्मचारियों, पेंशनरों, विभिन्न विभागों से सुझाव लेता है, वित्तीय प्रभाव का आकलन करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसका अध्ययन करती है, कई स्तरों पर समीक्षा होती है, फिर कैबिनेट की बीक मंजूरी ली जाती है और अंत में नोटिफिकेशन जारी होता है। इसी नोटिफिकेशन के बाद ही नई सैलरी या नई पेंशन लागू मानी जाती है। इसलिए यदि जनवरी 2026 के बाद भी आपकी सैलरी और पेंशन पुरानी ढांचे यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि 8वां वेतन आयोग खत्म हो गया है। यह आएगा ही नहीं। इसका सीधा मतलब बस इतना है कि प्रक्रिया अभी अपने चरणों में है और औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है कि जब जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का समय चक्र शुरू मान लिया गया है तो फिर आज से पैसा क्यों नहीं बढ़ा? इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता नहीं, सरकार उसे स्वीकार नहीं करती और कैबिनेट की स्वीकृति के साथ अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक नई सैलरी, नई पेंशन लागू नहीं हो सकती। इसीलिए फिलहाल भुगतान 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही होता रहेगा और महंगाई भत्ता डीए व पेंशनरों के लिए महंगाई राहत डीआर मौजूदा सिस्टम के तहत ही चलेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले वेतन आयोगों में भी रिपोर्ट बनने, समीक्षा होने और लागू होने में समय लगता रहा है। अगर इतिहास देखें तो हर बार रिपोर्ट तैयार होने, सरकारी स्तर पर अध्ययन होने और अंतिम मंजूरी मिलने में अक्सर 1.5 साल से 2 साल तक का समय लग सकता है। यह अवधि अलग अलग परिस्थितियों में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर इतना समय लगना असामान्य नहीं माना जाता। इसीलिए केवल देरी देखकर घबराना या अफवाहों पर भरोसा करना सही नहीं है। अब राहत की बात यह है कि देरी का मतलब आपका अधिकार खत्म होना नहीं होता। आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, सरकार एक प्रभावी तारीख तय करती है, फिर उसी प्रभावी तारीख से नई सैलरी, नई पेंशन की गणना की जाती है। यदि लागू होने में कुछ महीने देरी हो जाए तो प्रभावी तारीख से लेकर लागू होने वाले महीने तक का अंतर बाद में एरियर के रूप में एक साथ दिया जा सकता है। यानी देरी से केवल भुगतान आगे खिसकता है, अधिकार नहीं खत्म होता, बशर्ते प्रभावी तारीख को सुरक्षित रखा जाए। इसी बात को एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी मौजूदा सैलरी 45,000 रुपए है। नई सैलरी बनने के बाद आपके वेतन में 5,000 रुपए प्रति माह का अंतर बनता है। अगर नया वेतन 15 महीने बाद लागू होता है और प्रभावी तारीख वही रखी जाती है तो 5,000 गुना 15 बराबर 75,000 रुपए आपका एरियर बन सकता है। यही सिद्धांत पेंशन धारकों पर भी लागू होता है। वहां भी नई पेंशन और पुरानी पेंशन के बीच जितना मासिक अंतर बनेगा उसे महीनों की संख्या से गुणा करके एरियर तय होगा। इसीलिए किसी कर्मचारी या पेंशनर के लिए यह समझना जरूरी है कि देरी का मतलब नुकसान नहीं बल्कि भुगतान की टाइमिंग में बदलाव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नियमों, प्रक्रियाओं और सरकारी फैसलों की तथ्य आधारित जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो देश सूचना चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन रखे ताकि जैसे ही कोई जरूरी अपडेट आए आप तक सही जानकारी समय पर पहुंच सके। अब बात फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि की, जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं। अभी अलग अलग विशेषज्ञों और वेतन आयोग से जुड़े विषयों पर नजर रखने वाले लोगों के बीच अनुमान यह चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.86 से 2 के बीच हो सकता है। कुछ में कुल वेतन वृद्धि का अनुमान 24% से 25% के आसपास भी रखा जाता है। लेकिन यहां साफ समझिए, ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं। ये सिर्फ संभावनाएं और अनुमान हैं जिनका आधार पिछले ट्रेंड, महंगाई, वित्तीय स्थिति और विभिन्न रिपोर्टों की चर्चाएं हो सकती हैं। अंतिम फैसला तभी माना जाएगा जब आयोग की रिपोर्ट आएगी, सरकार उसकी समीक्षा करेगी, कैबिनेट से मंजूरी होगी
होगी और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, इसलिए अभी किसी एक फिटमेंट फैक्टर को फाइनल भी काम करेगी मान लेना या पक्की बढ़ोतरी घोषित कर देना, दोनों गलत है। तो आज की व्यावहारिक स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि भुगतान अभी भी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही हो रहा है, पेंशन भी उसी ढांचे में मिल रहा है, डीए और डीआर भी मौजूदा नियमों के हिसाब से जारी रहेगा। नई व्यवस्था तब लागू होगी जब रिपोर्ट, सरकारी स्वीकृति और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि यदि प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही रखी जाती है तो अंतर की राशि आगे चलकर एरियर के रूप में एक साथ मिल सकती है। यह बात कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह भरोसा बनता है कि देरी होने पर भी गणना पीछे की तारीख से हो सकती है। अब दूसरी बड़ी और लंबे समय से चल रही चर्चा कोरोना काल 18 महीने के डीए डीआर एरियर का मामला है। यही मुद्दा वर्षों से उठता रहा है और कर्मचारी संगठनों तथा पेंशनर वर्ग की तरफ से लगातार मांग की जाती रही है कि महामारी के दौरान जो डीए डीआर रोका गया था वह अस्थायी कदम बताया गया था। कर्मचारियों ने उस दौर में भी सेवाएं दी, पेंशनरों की आय सीमित रहती है और महंगाई के दबाव में यह बकाया राशि बहुत मायने रखती है। इसी क्रम में यह मामला कानूनी स्तर पर आगे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब यह केवल चर्चा नहीं रहा, प्रक्रिया में विचाराधीन है। इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब और वित्तीय आंकड़े मांगे गए हैं। अदालत यह समझना चाहती है कि यदि 18 महीने का डीए एरियर दिया जाता है तो कुल वित्तीय बोझ कितना होगा। मतलब सरकार को ठोस डाटा के साथ बताना होगा कि भुगतान होने पर इतना खर्च आएगा, बजट पर क्या असर पड़ेगा और भुगतान होगा। सरकार इस विषय पर अंतिम रूप से क्या रुख रखती है? सरकार का जो सामान्य तर्क अब तक सामने आ रहा है वह यह है कि महामारी के समय आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव था, स्वास्थ्य सेवाओं, राहत कार्यों और अन्य आपात जरूरतों में बड़ा खर्च हुआ। ऐसे में 18 नजर आ रहा है, वही हरमादा जो कार दो भरी कर में मरी करीब हारा महीने के डीए डीआर एरियर का भुगतान सरकारी खजाने पर भारी पड़ सकता है। संसद और सार्वजनिक मंचों पर भी यह बात कही जाती रही है कि यह बोझ बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अदालत में मामला अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि वहां केवल नीति या सुविधा की बात नहीं होती, वहां अधिकारों, आश्वासनों, नियमों और पेंशनरों, कर्मचारियों की वास्तविक जीवन स्थितियों पर भी ध्यान दिया जाता है। अब समझिए कि यह एरियर बनता कैसे है, ताकि आप अपने स्तर पर भी अंदाजा लगा सके। मान लीजिए किसी कर्मचारी का डीए डीआर हिस्सा प्रति माह 4000 रुपये था। 18 महीने का हिसाब लगाइए, 4000 गुणा 18 बराबर 72,000 रुपये। कई कर्मचारियों और पेंशनरों के मामले में यह मासिक राशि इससे ज्यादा होती है और उसी हिसाब से बकाया लाखों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि यह मुद्दा आर्थिक तौर पर भी और भावनात्मक तौर पर भी बेहद बड़ा बन जाता है। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, मामला विचाराधीन है और मांगे गए जवाब आंकड़ों के बाद ही यह पता चलेगा कि आगे सुनवाई किस दिशा में जाती है। इसी बीच एक और चर्चा जोर पकड़ रही है। 8वें वेतन आयोग के संभावित विलंब को देखते हुए अंतरिम राहत की मांग। तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर नई सिफारिशें लागू होने में समय लग रहा है तो धैर्य का बोझ कर्मचारियों और पेंशनरों पर क्यों पड़े? महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, दैनिक जरूरतों के खर्च बढ़ते रहते हैं, इसीलिए मांग उठती है कि जब तक नया वेतन ढांचा लागू नहीं हो जाता तब तक एक निश्चित प्रतिशत के रूप में अंतरिम राहत दी जाए। इसी संदर्भ में 20% अंतरिम राहत जैसी मांग भी हालांकि हुसली जानसली के कोष शेख प्रसाद के दौरा हालांकि होती है, चर्चा में आती है, ताकि मौजूदा वेतन पेंशन में स्थायी तौर पर कुछ राहत जोड़ी जा सके और महंगाई के दबाव को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन यहां भी वास्तविकता समझनी जरूरी है। अंतरिम राहत का निर्णय सरकार की नीति, वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है। मांग रखी जा सकती है, तर्क दिए जा सकते हैं और कई बार सरकार ऐसे प्रस्तावों पर विचार भी करती है, मगर अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर ही होता है और जब तक कोई आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इसे तय मानना सही नहीं है। आप ऐसे ही तथ्य आधारित अपडेट्स नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो देश सूचना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पूरे विषय पर नई जानकारी सामने आ सकती है और सही समय पर सही अपडेट मिलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब पूरी तस्वीर को एक बार सरल भाषा में जोड़कर समझ लेते हैं ताकि
ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहली बात, वेतन आयोग की चर्चा का मतलब यह नहीं कि आज से ही आपकी सैलरी या पेंशन बदल जाएगी। बदलाव तब आएगा जब रिपोर्ट आएगी, सरकार उसे स्वीकार करेगी, कैबिनेट की मंजूरी होगी और नोटिफिकेशन जारी होगा। दूसरी बात, यदि लागू होने में देरी होती है और प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही रहती है तो नई और पुरानी राशि का अंतर बाद में एरियर के रूप में एक साथ मिल सकता है। यानी देरी का मतलब अधिकार खत्म होना नहीं है, भुगतान की टाइमिंग आगे खिसक सकती है। तीसरी बात, फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि प्रतिशत को लेकर जो बातें चल रही हैं वे अभी अनुमान हैं, अंतिम आंकड़े नहीं। इसीलिए किसी वायरल दावे या अफवाह के आधार पर निर्णय ना लें, आधिकारिक प्रक्रिया और सरकारी घोषणा पर नजर रखें। चौथी बात, 18 महीने के डीएडीआर एरियर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार से वित्तीय प्रभाव से जुड़े ठोस आंकड़े जवाब मांगे गए हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद अदालत की टिप्पणी या दिशा निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकती है, लेकिन अभी अंतिम आदेश नहीं आया है, इसलिए उम्मीद और तथ्य दोनों में संतुलन रखना जरूरी है। पांचवी बात, वेतन आयोग की देरी को देखते हुए अंतरिम राहत जैसी मांगे सामने आती रहती हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि बढ़ती महंगाई के असर से कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत कुछ राहत मिल सके। यह मांग स्वीकार होगी या नहीं, यह पूरी तरह सरकार के निर्णय पर निर्भर है। जैसे ही कोई ठोस और आधिकारिक अपडेट सामने आएगा तभी इसे निश्चित माना जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आज की स्थिति के अनुसार 8वें वेतन आयोग का समय चक्र शुरू माना जा रहा है, लेकिन लागू होने में समय लग सकता है। एरियर का सिद्धांत प्रभावी तारीख पर टिका रहता है। 18 महीने के डीएडीआर एरियर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वित्तीय आंकड़ों पर सरकार से जवाब मांगा गया है।